हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो आपकी भूगोल की किताब कक्षा 8 की चल रही थी, उसमें हमारी ये लास्ट वीडियो होगी कक्षा 8 की। ठीक है, मतलब यर्थ की भी बुक आज कंप्लीट हो जाएगी। 6, 7 पहले कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग इकाई 4, 5 और 6 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम लोग जो मैंने आपसे वादा किया था कक्षा 6 से 8 तक की बुक, उसमें भूगोल कंप्लीट हो जाएगी। अब इतिहास और राजनीति शास्त्र पर फोकस करेंगे और जैसे ही ये दोनों चीज़ें भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपकी साइंस और पर्यावरण पे, उसके बाद आपका 9, 10 का भी सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 3 इकाई को कंप्लीट करेंगे, इकाई 4, 5 और 6 को। ठीक है, छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए सारी चीज़ें देखते हुए चलिएगा। एक्सप्रेसवे वगैरह सबके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक, तो पहला ये जो चैप्टर इकाई है, ये परिवहन से संबंधित है। इसमें परिवहन के बारे में बताया गया है कि स्थल, जल और वायु के द्वारा। ठीक, स्थल में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। ठीक, और परिवहन जल के द्वारा आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, वायु के द्वारा बस एक ही है। ठीक, आप देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, देश के अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से नाम से जानी जाती हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुतगति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है, ये किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से, और मुंबई से दिल्ली, ये देखिए चतुर्भुज बन रहा है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर एक और लाइन थी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे NHAI करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेते हैं। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। ठीक, तो एक्सप्रेसवे की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। यह 6 लेन वाली सड़क है जिसमें प्रवेश नियंत्रित तरीके से होता है। इस सड़क के बीच 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है। ठीक, अब देखिए जो खास चीज़ें सिर्फ उसी के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता हो। ठीक, यहाँ पे लिखा है पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। मुंबई पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे देश का पहला ऐसा मार्ग है। जबकि अगर सबसे छोटा देखिए, सबसे पहला कौन सा है? मुंबई पुणे, ठीक है, 98 किलोमीटर लंबा है। सबसे छोटा कौन सा है? पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेस वे। कोना एक्सप्रेस वे मात्र 8 किलोमीटर लंबा है। देश में भी 15 एक्सप्रेस वे हैं, जबकि 14 निर्माणाधीन हैं। और देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई लगभग में कितनी होगी? 1000 किलोमीटर। इसकी सड़कें भारत में उच्च स्तरीय और मानक सड़कें मानी जाती हैं। ठीक, अब देखिए, दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला यह राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली से कोलकाता को जो राजमार्ग जोड़ता है उसे क्या राजमार्ग सेकंड कहते हैं। इसे ग्रैंड ट्रक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। तो ग्रैंड ट्रक रोड को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? कौन सा? राजमार्ग संख्या 2। ठीक है, और सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 7 ये 2369 किलोमीटर लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, अब देखिए ये जो चिन्ह दिए गए हैं, जैसे पीले जिस पे पुता होता है वो राष्ट्रीय मार्ग के लिए यहाँ पे साइन होता है, ग्रीन वाला राज्य मार्ग के लिए, और जो ब्राउन होता है वो जिला मार्ग के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। वाराणसी को अब यहाँ से देखते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है वो 2369 किलोमीटर लंबा है, जो किसको किसको जोड़ता है? आगे देख लेते हैं। वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पुडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है, ऊपर मैंने एक्सप्रेसवे की बात की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ देर बच्चे, अब देखिए पूछा NH2 बिहार में कहाँ से कहाँ तक है। बिहार की एग्ज़ाम है तो बिहार का तो कुछ छोड़ना नहीं है। तो इसमें देखिए दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद, गया होते हुए या झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाती है। कौन सा? NH2। ठीक है, नेशनल हाईवे सेकंड। ये कहाँ कहाँ? दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद, गया होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए देश में रेलवे को
रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया। तो रेलवे विभाग को कितने मंडलों में बांटा गया? 16। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर की दूरी भी याद रखिएगा, 34 किलोमीटर की थी मुंबई से ठाणे की, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक, अब यहाँ पे पाइपलाइन के बारे में है। बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों से के जरिए होती है। तो तेल शोधक कारखाने कहाँ कहाँ? बिहार के बरौनी में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, हरियाणा के पानीपत में। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे है भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई में है। सबसे प्राचीन कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई में है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सरकार ने 1953 में किया था। ठीक है, 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक, अब ये हमारा जो कौन सी चौथे नंबर की जो इकाई थी वो कंप्लीट हो गई। अब पांचवी हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन। इसमें देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। जनगणना एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी प्रथम जनगणना? 1872 ईस्वी में। परंतु व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। ठीक है, मतलब 9 साल बाद। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। पिछली जनगणना कब? 2011 में हुई थी, 21 में नहीं हुई है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ? भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जनसंख्या का योग कुल अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। ठीक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जनसंख्या का योग है वो अमेरिका की जनसंख्या से अधिक है। अब विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश देखिए, सबसे ऊपर है चीन, हालांकि अब तो भारत हो गया होगा। ठीक, अगर जनगणना हो जाए। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पे है, इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील। ठीक, अब चीन का प्रतिशत 19.4 है और भारत का 17.5। ये पहले की पुरानी जनगणना के हिसाब 2011 के हिसाब से ये डाटा है। अब देखिए भारत के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार याद रखिए, पहले पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है तीसरे पर, दूसरे पे है महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में। ठीक, फिर पश्चिम बंगाल और 5वें पे आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार में। और घनत्व के आधार पे अगर देखा जाए, घनत्व में तो बिहार ही सबसे आगे, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? तो भारत में 382 लोग 2011 की जनगणना के अनुसार 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक, और घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है, पहले पर है घनत्व की दृष्टि से बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है, फिर तमिलनाडु। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिए। और बिहार का घनत्व देख लीजिए 1102, ये भी याद रखिएगा। भारत का है 382 और बिहार का बहुत ज़्यादा है 1102। ठीक है, हाईएस्ट है। और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। ठीक, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 828। आगे देखते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, सिर्फ 17 व्यक्ति। ठीक है, मिजोरम में 52 एवं सिक्किम में 88 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर तथा सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ क्रमशः 1882 और 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। मतलब शिवहर में 1882 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और जो आपका कैमूर है, कैमूर जिला, उसमें 488। ठीक, सबसे कम कैमूर में, सबसे ज़्यादा शिवहर में घनत्व है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, जन्म दर क्या होता है? जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। वर्तमान जन्म दर कितनी है? 20.97। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मर जाते हैं उसे मृत्यु दर कहते हैं। वर्तमान मृत्यु दर 47.57 है। ठीक,
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ठीक, 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, ये क्या कहलाती है? लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। ठीक, मतलब 60 पुरुष एक्स्ट्रा हैं, ये इस तरीके से आप देखिए। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। यहाँ क्या है? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं ज़्यादा हैं, इसलिए केरल सबसे ऊपर है लिंगानुपात में। और हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 877 मात्र महिलाएं हैं। इस प्रकार शिशु लिंगानुपात में मिजोरम 971, मेघालय में 270, हरियाणा में 830 तथा दिल्ली में 866 है। ठीक, शिशु लिंगानुपात में मिजोरम फर्स्ट पे है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 916। ठीक है, 916 है और भारत का 940 है। ठीक, यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर एवं मुंगेर है। इनसे संबंधित आंकड़ों का पता कीजिए। ठीक, तो सबसे कम वाले भागलपुर और मुंगेर हैं और सबसे अधिक गोपालगंज में है लिंगानुपात। भारत में 2011 में कुल साक्षरता कितनी? 74.04, 74% लगभग में। ठीक, पुरुषों की साक्षरता 82.14, ये पता होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। महिलाओं की साक्षरता 65.46। वहीं लड़कियों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 91.98 है, जबकि लड़कियों की सबसे कम साक्षरता राजस्थान में 52.66% है। बिहार में पुरुषों की 73.39 और महिलाओं की कितनी है? 53.33 महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान से बहुत पीछे नहीं है। ठीक है, यहाँ भी महिलाएं बहुत कम मतलब साक्षर हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। बिहार में साक्षरता दर 64% है, जबकि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में 75.59 है एवं सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में 62.49 है। ठीक, ये हमारा कौन सी 5th इकाई भी कंप्लीट हो गया। अब 6 को भी देख लेते हैं और इस तरीके से हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हमारी कक्षा 8 की लास्ट इकाई है 6, इसकी एशिया नामक इसका मतलब टाइटल है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी सूडान एक संप्रभु देश का उदय हुआ है या अफ्रीका महाद्वीप का 54वां देश है। कौन सा? दक्षिणी सूडान। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश या फिर महाद्वीप है। ठीक है, इस महादेश ने विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्सा पर एशिया महाद्वीप या महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी की 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक, एशिया महादेश में देखिए महाद्वीप को मैं महादेश ही बोलूँगा, यहाँ पे महादेश लिखा है। ठीक, तो एशिया महादेश में 60% आबादी यहाँ पर निवास करती है। ठीक, और स्थल भाग 30% है। ठीक, विश्व का। अब यहाँ पे देखिए लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करते हैं। कौन? एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है, अब देखिए यूरोप से यह प्रधानतः यूराल पर्वत द्वारा अलग होता है। मतलब एशिया जो है वो यूराल पर्वत के माला के द्वारा यूरोप से अलग होता है। ठीक, फिर एशिया को यूरोप से अलग करने वाले में डार्डानेलिस जलसंधि, बॉस्फोरस जलसंधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी की भी भूमिका है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है, इसे संसार की छत कहते हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार नहीं, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, ये होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको कहते हैं दोआब। आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखें उष्ण मरुस्थल हैं तो मध्यवर्ती हिस्से में गोबी और तिब्बत का शीतोष्ण मरुस्थल है। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक लाइन ये है, महादेश मतलब एशिया महादेश के दक्षिण पश्चिम में अरब और थार का उष्ण मरुस्थल है, तो मध्यवर्ती हिस्से में गोबी और तिब्बत का शीतोष्ण मरुस्थल। तो गोबी और तिब्बत का शीतोष्ण ये कैसे शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक, और अरब और थार का जो मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल है। ठीक, जो ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये तो 3rd 4th वाली बातें हैं।
एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही से मानव का घर एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और हाँ, जीवन प्रत्याशा भी एशिया महाद्वीप के जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की मतलब औसत आयु अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है, जापान में है। ठीक, आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों का संगठन सार्क कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का फुल फॉर्म है। ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव इसके सदस्य हैं। अब देखिए, सिंगापुर शहर जो है उसकी 100% आबादी शहरों में रहती है। तो इसके उलट भूटान में 93% लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गांव में किस देश में लोग रहते हैं? वो है भूटान के लोग 93%, और शहरों में 100% रहते हैं सिंगापुर में। सिंगापुर में 100% लोग शहर में ही रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक, ठीक, ये कहाँ? इराक की है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान, वांगो नदी घाटी सभ्यता चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए हैं। ये सब क्या है? एशिया महाद्वीप के ही में ही विकसित हुए हैं ये सारी सभ्यताएं। अब यहाँ पे देखिए, भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से के अलावा नेपाल, भूटान देशों में समान सांस्कृतिक परिवेश दिखाई पड़ता है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत बर्मन भाषा उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। ठीक, तो ये भाषाओं के बारे में ये जानकारी दी गई थी। अब देखिए जो मध्य एशिया है, इसमें स्टेपी के जो घास हैं, इस क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान। ठीक, तो स्टेपीज के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। अब यहाँ पर देखिए, विश्व में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? इंडोनेशिया में। सर्वाधिक आबादी मुसलमानों की कहाँ है? इंडोनेशिया में। इजराइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इजराइल में ज़्यादातर सब क्या रहते हैं? यहूदी लोग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? यहूदी। ठीक, अब देखिए, एशिया महाद्वीप से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मित्रावा कुवैत का। सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क, साइबेरिया, रूस का। ठीक, मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील, ये भी रूस की है। विश्व की बात करें एशिया महाद्वीप से जुड़े हुए, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मौसिनराम, मेघालय, भारत में। संसार की छत पामीर का पठार। ठीक है, सभ्यताओं का पालना एशिया। उगते हुए सूरज का देश जापान। ठीक, हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड, ये सब एशिया में ही है। ठीक, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। सबसे लंबी दीवार चाइना। ठीक है, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग खरदुंगला, लेह लद्दाख वाला लेह। ठीक, सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में। समुद्र पर सबसे लंबा पुल ये चीन में है। पूर्व का वेनिस बैंकॉक कहा जाता है। ठीक, ताजमहल आगरा भारत। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक, तो इस तरीके से हमारी जो कक्षा 6 से 8 की बुक्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम इतिहास और राजनीतिक शास्त्र को भी कोशिश करेंगे 10 ही दिन में कंप्लीट कर दें, जिससे हम आगे 9th और 10th भी कंप्लीट करा सकें और आपका साइंस और पर्यावरण के भी जो चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट करा सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।